हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है राइबोसोम। अब जब हम राइबोसोम की बात करेंगे तो द वर्ड राइबोसोम इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड। एक वर्ड है हमारे पास राइबो का वर्ड्स हम यूज़ करते हैं राइबोस के लिए, और सोमा का वर्ड्स हम यूज़ करते हैं बॉडी के लिए। अब ये जो राइबो का वर्ड्स जो है ये राइबोस के लिए यूज़ किया जाता है। राइबोस क्या है कि राइबोस इज़ आल्सो नोन एज पेंटोज शुगर, कि वो शुगर जिसमें 5 कार्बन एटम्स हों, ऐसी शुगर को हम नाम देते हैं राइबोस। अब राइबोसोम क्या है कि राइबोसोम नाम में ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलिज हैं जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स दोनों के अंदर पाए जाते हैं। अब जो राइबोसोम है ये कॉमन सेल ऑर्गेनेलिज हैं जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा सेल ऑर्गेनेलिज नहीं है जो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है वो पाया जाता हो, जबकि राइबोसोम वाहिद वो सेल ऑर्गेनेलिज है जो सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है वो पाया जाता है, और जबकि जो राइबोसोम है ये प्रोकैरियोट्स के साथ साथ यूकैरियोट्स के अंदर भी पाया जाता है। अब हम राइबोसोम की सबसे पहले डिस्कवरी की बात करेंगे तो राइबोसोम को सबसे पहले एक साइंटिस्ट जिसका नाम था पैलेड ने 1955 में सबसे पहले राइबोसोम को डिस्कवर किया। और राइबोसोम के अगर हम डायामीटर की बात करें तो राइबोसोम का जो डायामीटर है वो 20 नैनोमीटर है। अब ये जो राइबोसोम है इसको आमतौर पे इंजन ऑफ द सेल का भी नाम दिया जाता है। इंजन ऑफ द सेल का नाम राइबोसोम को इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये जो राइबोसोम है ये अमाइनो एसिड से जो है वो प्रोटीन को बनाता है, और वो जो प्रोटीन है वो सेल की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए यूटिलाइज होती है। इसी वजह से हम राइबोसोम को इंजन ऑफ द सेल का भी नाम देते हैं। अब हम राइबोसोम की कंपोजिशन की बात करेंगे तो कंपोजिशन के लिहाज से हम ये कहते हैं कि जो राइबोसोम है ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड का। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड मीन्स कि जो हमारे पास राइबोसोम है ये एक तो बना होता है आरएनए का और दूसरा ये बना होता है किसका, प्रोटीन का। तो राइबोसोम जो है ये इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है, इसी वजह से इसको हम कंजुगेटेड मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन का भी नाम देते हैं। अब हम फॉर्मेशन की बात करेंगे कि राइबोसोम कहाँ पे बनेगा। तो ये जो राइबोसोम होगा ये एक न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में एक डार्क स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है जिसको हम न्यूक्लियोलस का नाम देते हैं। इस न्यूक्लियोलस के अंदर जो है वो राइबोसोम सब यूनिट की फॉर्म में जो है वो बनेगा, और ये जो न्यूक्लियोलस है ये राइबोसोम को बना रहा है। इसी वजह से न्यूक्लियोलस को हम जो है वो राइबोसोमल फैक्ट्री का भी नाम देते हैं। अब हम राइबोसोम की स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हमारे पास जो राइबोसोम है ये 2 सब यूनिट के ऊपर जो है वो कंसिस्ट करते हैं स्ट्रक्चर के लिहाज से। एक राइबोसोम में स्मॉल सब यूनिट होती है और दूसरी राइबोसोम में जो है वो लार्ज सब यूनिट होती है। यहाँ पे आप डायग्राम्स में भी देख सकते हैं कि एक राइबोसोम की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें 2 सब यूनिट होती हैं। ये ऊपर वाली जो आपको जो सब यूनिट नज़र आ रही है ये स्मॉल सब यूनिट होती है राइबोसोम में, और ये जो नीचे वाली जो आपको सब यूनिट नज़र आ रही है ये सब यूनिट जो होती है वो लार्ज सब यूनिट होती है। और दोनों सब यूनिट जो हैं इनको एक दूसरे के साथ कंबाइन करके कम्प्लेक्स बनाने के लिए जो है वो मैग्नीशियम आयन की जो है वो ज़रूरत होती है। एक बात आपने याद रखनी है कि ये जो दोनों राइबोसोमल जो सब यूनिट हैं ये उस वक्त एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच होंगी जब कोई भी सेल जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस को परफॉर्म कर रहा होता है। अगर एक सेल के अंदर जो वो प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन नहीं हो रहा होता तो उस दौरान ये जो दोनों सब यूनिट होंगी स्मॉल और लार्ज सब यूनिट ये सेपरेटली जो है वो एक सेल के अंदर जो है वो पाई जाती हैं। अब अगर हम इस राइबोसोम में फॉर्म की बात करें कि राइबोसोम कितनी फॉर्म में हो सकता है, तो आपने याद रखना है कि राइबोसोम की जो है वो 2 फॉर्म हो सकती हैं। ठीक है, आपके पास राइबोसोम 2 फॉर्म में हो सकता है। एक राइबोसोम जो है वो आपके पास अटैच फॉर्म हो सकती है इसकी, और दूसरी आपके पास राइबोसोम की जो है वो फ्री फॉर्म भी हो सकती है। ठीक है, अटैच फॉर्म राइबोसोम की वो फॉर्म है जिसमें राइबोसोम किसी भी दूसरे सेल ऑर्गेनेलिज के साथ जो वो अटैच किया होता है। जिस तरह एग्जांपल में आपके पास जो है वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो फ्री फॉर्म ऑफ राइबोसोम है ये किसी दूसरे सेल ऑर्गेनेलिज के साथ जो वो अटैच नहीं होता बल्कि फ्रीली साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो स्कैटर्ड होता है। अब जो राइबोसोम है वो एक सेल के साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है या फिर राइबोसोम जो है वो किसी एक सेल ऑर्गेनेलिज के अंदर भी पाया जाता है। जिस तरह अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें
तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल ऑर्गेनेलिस है। इट्स मीन कि इसमें अपना जो है वो डीएनए होता है, आरएनए होता है और अपने राइबोसोम होते हैं। इसी तरह क्लोरोप्लास्ट है, उसके अपने जो है वो राइबोसोम है। तो राइबोसोम ना सिर्फ एक सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं बल्कि वो किसी दूसरे सेल ऑर्गेनेलिस के अंदर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम टाइप ऑफ राइबोसोम की बात करेंगे, और ये जो राइबोसोम की जो टाइप है ये हमारे पास सेडिमेंटेशन और साइज़ की बेस पे है। ठीक है, सेडिमेंटेशन और साइज़ की बेस पे राइबोसोम की दो टाइप हैं, एक प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है और दूसरा यूकैरियोटिक राइबोसोम है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होते हैं वो 70S होते हैं, और जबकि यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होते हैं वो हमारे पास 80S होते हैं, और जबकि प्रोकैरियोटिक 70S होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S हैं और ये दो सब यूनिट के ऊपर मुश्तमिल होंगी। ठीक है, एक स्मॉल सब यूनिट होगी जो 30S की होगी और एक लार्ज सब यूनिट होगी जो 50S की होगी। अब 30 और 50 को आप कंबाइन करें तो ये आपके पास 80 हो जाता है, लेकिन हमारे पास ये 70 क्यों है? तो वो इसलिए क्योंकि ये जब दोनों स्मॉल और लार्ज सब यूनिट एक दूसरे के साथ जुड़ती है मैग्नीशियम आयन की वजह से, तो ये 10% जो है वो एक दूसरे के अंदर जो है वो सबमर्ज हो जाती हैं। इसी वजह से हम जब इनको कलेक्टिवली स्मॉल और लार्ज सब यूनिट को लिखते हैं तो वो हम 70S की फॉर्म में लिखते हैं। इसी तरह यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो उसका साइज़ जो है वो लार्ज होता है और ये 80S होते हैं, और इनमें भी स्मॉल और लार्ज सब यूनिट दोनों होती हैं। स्मॉल सब यूनिट जो है वो इनमें 40S की होती है और लार्ज सब यूनिट जो है वो इनमें 60S की होती है, लेकिन इनको ऊपर हमने दोनों को कलेक्टिवली 80S लिखा हुआ है क्योंकि जब ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं तो उस दौरान ये 20% जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो सबमर्ज हो जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम पॉलीसोम को डिस्कस करेंगे। अब आपने यहाँ पे पॉलीसोम का कंसेप्ट समझना है कि पॉलीसोम क्या होते हैं। पॉली का वर्ड्स हम यूज़ करते हैं मैनी के लिए और सोमा का वर्ड्स हम यूज़ करते हैं बॉडी के लिए। ठीक है, अब पॉलीसोम क्या है कि पॉलीसोम आपके पास जब मैसेंजर आरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम एक दूसरे के साथ अरेंज हो जाते हैं प्रोटीन को बनाने के लिए, उसके लिए टर्म हम यूज़ करते हैं पॉलीसोम। ठीक है, जिस तरह आपके पास ये एक सिंगल स्टैंडर्ड मैसेंजर आरएनए है और ये जो सिंगल स्टैंडर्ड जो मैसेंजर आरएनए है ये डीएनए से जो वो डीएनए रेप्लिकेशन के ज़रिए बनेगा, और ये जो डीएनए से बनने वाला जो मैसेंजर आरएनए होगा जो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के ज़रिए बनेगा, इसके ऊपर अब आप देखें कि बहुत सारे जो है वो राइबोसोमल सब यूनिट जो है वो यहाँ पे इकट्ठी होके यहाँ पे क्या बना रही है, कम्प्लेक्स बना रही है। तो जब एक मैसेंजर आरएनए के ऊपर बहुत सारी राइबोसोमल सब यूनिट आके अरेंज होंगी तो इसके लिए वर्ड्स हम यूज़ करते हैं पॉलीसोम। और ये जो पॉलीसोम का जो आपको यहाँ पे जो डायग्राम बनी हुई नज़र आ रही है या जो पॉलीसोम का जो मैकेनिज़्म होता है ये आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान ही मिलेगा, अदरवाइज जो है वो आपको पॉलीसोम का कंसेप्ट जो है वो मैसेंजर आरएनए के ऊपर अवेलेबल नहीं होगा। अब उसके बाद अगर हम फंक्शन की बात करें राइबोसोम के, तो राइबोसोम का जो मेन फंक्शन होता है वो प्रोटीन्स को अमीनो एसिड से बनाना होता है। ठीक है, और ये जो प्रोटीन सिंथेसिस है इसको यहाँ पे मैंने जो है वो वन लाइन यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि सबसे पहले प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होता है कि डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए मैसेंजर आरएनए बनता है। मैसेंजर आरएनए के ऊपर ट्रिपलेट की फॉर्म में कोडान होते हैं, वो कोडान जो होते हैं वो आगे ट्रांसलेशंस के प्रोसेस के ज़रिए अमाइनो एसिड में इनकोड हो जाते हैं। अमाइनो एसिड अरेंज होके पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड बनाते हैं जिसको हम प्रोटीन का नाम देते हैं, और ये प्रोटीन जो होती है वो फिर आगे जो है वो या तो फिर एंजाइम बनाएगी या फिर जो है वो कोई और प्रोडक्ट बनाएगी। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें आपने राइबोसोम के बारे में डिटेल के अंदर स्टडी किया है।